गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। सभी लोग जुड़ चुके हैं क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चंपा तेरा वीडियो ऑन नहीं था। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। अभी कुछ लोग और जुड़ने बाकी हैं। हम पिछले एक हफ्ते से अभी तक सही से डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्लास में एटलीस्ट हम लोग कितने जुड़ते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि क्लास में कुछ लोग बाहर से आते हैं, हमारे साथी बहुत लेट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो पढ़ा रहे होते हैं उसका ये कैसे आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। चलो जो भी है। तो ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। हम 3 से 3 मिनट ऑलरेडी वेट कर चुके हैं लोगों का। और अच्छा, अभी फिर से आए हैं हमारे साथी एक और। सर आप काव्य के गुण और दोष को पढ़ेंगे ना आज? जी,
काव्य गुण दोष पे बातचीत होगी। चलिए, बीच में कोई जुड़ेगा तो हम इज लेफ्ट, जुड़ने से पहले लेफ्ट भी कर गए। चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, अब आज हम शुरू करते हैं। पहले ना एक ज़रूरी बात थी सबको बतानी। सैटरडे की क्लास में ये बात रखी गई थी, लेकिन सैटरडे में बहुत कम साथियों ने ज्वाइन किया था। काफ़ी कम लोग क्लास में थे, शायद 2 लोग थे, शायद 2 या 3। तो कुछ लोगों के प्रश्न थे, किसी साथी का ये प्रश्न आया था कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो आपका टेस्ट होने वाला है टीजीटी या पीजीटी का, उसके दृष्टिकोण से सफिशिएंट नहीं थे नोट्स। कि हम जो है थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो कोई शिकायत या मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जितना कहेंगे मैं उसको और विस्तार दे दूंगा। आगे जितना कहेंगे कि सर उसको और डिटेल में पढ़ाना तो और डिटेल में पढ़ा लेंगे। आपको लगेगा कि समझ आ गया और इससे अब काम चल सकता है, यही ज़रूरी था, अब हमें आगे पढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से पढ़ लेंगे। यानी आपकी सुविधा की दृष्टि से, आपको जिसमें सहूलियत हो और जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके, इस दृष्टि से जो है मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो इस दृष्टिकोण से जो है मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको वो पढ़ाऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो ठीक है, पहले सिलेबस देख लेते हैं हम। तो सिलेबस देख लेते हैं हम। सिलेबस में पहले हम ना पीजीटी का सिलेबस देखते हैं। ओह सॉरी, ये टीजीटी का है, पीजीटी का देखते हैं। तो तो पीजीटी के तहत जो सिलेबस है, अभी फ़िलहाल जो हम पढ़ रहे हैं इकाई 2 में, जो इकाई 2 है सिलेबस का जो सेकंड पार्ट है, भारतीय काव्य शास्त्र में जो हम पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने पढ़ा था काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, और आज हम गुण एवं दोष पे बात करेंगे। गुण एवं दोष पे बात करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मैंने इस बार आपके एग्ज़ाम पेपर देखा, मैंने 2018 का। मैंने अभी तक आपका पेपर नहीं देखा था, मैं बिना पेपर देखे ही पढ़ा रहा था। तो किसी बच्चे ने कहा कि सफिशिएंट नहीं है नोट्स, और हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए। तो उन्हीं साथियों की बात को मैंने ध्यान में रखते हुए एक बार नोट्स देखे, फिर आपका पेपर देखा, उसके साथ सिलेबस देखा, और उसके तहत मैंने ये देखने की कोशिश करी कि क्या हम वाकई सफिशिएंट नहीं पढ़ा रहे हैं या वो सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस बात की पुष्टि करना, इस बात की जानकारी रखना कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत भी है या कम है। तो देखिए, ये 2018 का आपका टीजीटी वाला एग्ज़ाम है, ये मुझे मिला है पेपर सर की तरफ से। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है काव्य शास्त्र का, उस बारे में बातचीत करते हुए हम ये देख सकते हैं कि देखिए, सिर्फ काव्य शास्त्र पे अभी बात करेंगे, पूरे पेपर पे नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर जब हम एक बार पढ़ा देंगे सब, तब इस पे पूरे पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं अभी इसको 1 सेकंड में बता सकता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या आया है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमने अभी काव्य शास्त्र के 3 टॉपिक पढ़े हैं, तो 3 टॉपिकों पर ही बात कर लेते हैं कि क्या क्या आया जो हमने अब तक पढ़ा। तो देखिए, आज हम काव्य दोष, देखो मैंने जब पढ़ाया था आपको
काव्य की जब परिभाषा दे रहे थे, हम काव्य लक्षण पे जब बात कर रहे थे कि कविता क्या है, सबसे पहले जब टॉपिक पे पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो काव्य लक्षण में सबसे पहली परिभाषा तो भामा की है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, है ना। इस पे तो हमें बातचीत करनी थी पहली परिभाषा के दृष्टिकोण से, लेकिन मैंने कहा था कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अक्सर जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा होती है वो मम्मट की है। और देखिए आपके एग्ज़ाम में, ये 2018 का एग्ज़ाम है, इसमें मम्मट की सीधी सीधी परिभाषा पूछ लिया, और ये पूछ लिया है कि ये परिभाषा किसकी है। हमने बात करी थी तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, मतलब इस बारे में बात हुई थी कि काव्य कैसा होना चाहिए। सगुण मतलब गुणों से युक्त हो, और ये जो गुण को आ लगा है यहाँ पे, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अनअलंकृति शब्द हमें यहाँ से मिलता है, गुण और अनअलंकृति पुनः क्वापि। ये जो अनअलंकृति है ना, अनअलंकृति का मतलब ही होता है कि अलंकार ना होना। अन जो है वो नकारात्मकता का बोधक है, नकारात्मक शब्द को दिखाता है, नहीं को दिखाता है। तो अन से अलंकार, जो अलंकार नहीं पुनः क्वापि, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अलंकार ना हो। ये बात करी थी, मम्मट कहते हैं कि कभी कभी हो सकता है कि अलंकार भी ना हो, शब्दार्थ और शब्द और अर्थ का सहित भाव हो, और क्या हो, अदोष, मतलब वो दोषों से मुक्त होना चाहिए और गुणों से युक्त होना चाहिए। ये परिभाषा थी मम्मट की। एक काव्य लक्षण में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से इस पर बात हुई थी। और देखिए एग्ज़ाम में सीधा सीधा ये पूछ लिया कि ये परिभाषा किसकी है, टीजीटी के एग्ज़ाम में। अब इसमें क्या नया क्या पूछ सकता है, इस बार पूछ सकता है आपसे कि भामा की परिभाषा शब्दार्थों सहितो काव्यम कि ये किसकी परिभाषा है, या ये पूछ सकता है वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की जो परिभाषा उस बारे में पूछ सकता है ना। इतना कुछ अलग, या डंडी की परिभाषा पूछ सकता है। तो टीजीटी में इस लेवल का प्रश्न आते हैं। या फिर अगर मम्मट से ही दोबारा उसे कुछ पूछना होगा तो ये पूछ सकता है कि ये बात कौन करता है कि काव्य में, मानो उसको हिंदी में वो बदल सकता है, संस्कृत इस परिभाषा को हटा के पूछ सकता है कि काव्य में कौन ऐसे आचार्य हैं जो अदोष को, मतलब दोष मुक्त और गुणों से युक्त काव्य में, काव्य की परिभाषा की बात करते हैं। इस तरह से पूछ सकता है वो, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया है, मम्मट की सीधी परिभाषा आई है और कुछ भी नहीं आया इसमें, मुश्किल और जटिल कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं इसमें, और क्या आया है काव्य शास्त्र से 2018 में। तो देखिए काव्य शास्त्र से दूसरा प्रश्न जो है, एक प्रश्न ये आया है कि तो दूसरा प्रश्न ये आया है कि कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का उल्लेख किस आचार्य ने किया है। हमने ये बात करी थी जब हम काव्य हेतु पढ़ रहे थे कि देखिए काव्य हेतु में 3 चीज़ों की बात लगातार की गई थी, प्रतिभा की, व्युत्पत्ति की और अभ्यास की, है ना। और प्रतिभा के जो 2 भेद किए थे, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा, ये राजशेखर ने बात करी थी। और हमने ये भी बताया था कि कार्यत्री प्रतिभा का संबंध किससे होता है, कवि से होता है, यानी कार्य करने की जिसमें प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा जो कुछ करा सके, जो कराने की शक्ति रखती हो, मतलब आपसे कुछ करवा सके, लिखवा सके, जो इस तरह की शक्ति है या इस तरह की प्रतिभा है, वो कार्यत्री प्रतिभा है। और ये किससे जुड़ी होगी, ये जो है कवि से जुड़ी होगी, है ना, ये कवि से जुड़ी होगी। और फिर हमने भावित्री प्रतिभा की भी बात की थी, और भावित्री प्रतिभा के बारे में बात करते हुए राजशेखर इसको किससे जोड़ते हैं, भावक यानी आलोचक, यानी जो काव्य का आनंद लेंगे या काव्य पढ़ेंगे, ये पाठक से रिलेटेड थी। ये राजशेखर की जो बात थी, इसको हमने विशेष बताया था कि ये चीज़ अक्सर, और एक और हमने विशेष बताया था रुद्रट की, कि रुद्रट जो है प्रतिभा के 2 भेद करते हैं, सहजा और उत्पाध्या। जो सहजा होती है वो जन्मजात होती है, और उत्पाध्या जो होती है वो आदमी जो कवि होता है वो लोक ज्ञान से और मतलब अभ्यास से अर्जित करता है। ये 2-3 चीज़ें जो थी वो विशेष थी। और टीजीटी के एग्ज़ाम में देखिए इससे ज़्यादा ऊपर कुछ आया ही नहीं है ना। ये जो लेवल है एग्ज़ाम का, यहाँ से यही आएगा।
अब आप देखो, एक ये है औचित्य संप्रदाय, ठीक है। ये जो औचित्य संप्रदाय है ये क्या आया, ये सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं पूछा है, इसमें एक संप्रदाय का नाम पूछ लिया है कि बताइए ये जो संप्रदाय है इसका लेखक कौन है, प्रवर्तक कौन है। तो औचित्य की बात आती है तो क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र का नाम आता है। हम ये बात आगे पढ़ेंगे, अभी तक हमने ये संप्रदाय पढ़े नहीं है। 6 संप्रदाय हैं, और जब हम अभी रस के बारे में बात करेंगे तो पूरी 6 संप्रदायों को, जब काव्य की आत्मा की बात होगी, जैसे अभी हमने बताया था कि काव्य, जब हम शब्दार्थों सहितों की बात कर रहे थे, है ना, और वामन ने पहली बार रीति में ये कहा था कि काव्य जो है रीति जो है काव्य की आत्मा है। तो ये बहस शुरू हो गई थी कि अगर शब्द और अर्थ जो हैं वो काव्य के शरीर हैं तो फिर आत्मा क्या है। और ये वामन से बात शुरू हो जाती है एक किस्म से, है ना। भामा भी बात करते हैं, लेकिन वामन मुख्य रूप से वामन से बात शुरू होती है। तो फिर वो जो 6 संप्रदाय खड़े हुए जिसमें काव्य की आत्मा जो मानी गई, जैसे कि अलंकार संप्रदाय में आचार्य भामा जो बात करते हैं, अलंकार को वो काव्य की आत्मा मानते हैं। भरत मुनि जो है वो रस को बात करते हैं, ठीक है। आचार्य वामन रीति की बात करते हैं रीति संप्रदाय में, और जो आचार्य कुंतक हैं वो वक्रोति संप्रदाय में वक्रोति की बात करते हैं, और आचार्य आनंदवर्धन ने किसकी बात करी थी, ध्वनि संप्रदाय में ध्वनि की बात करी थी, और क्षेमेंद्र जो है औचित्य की बात करते हैं। तो ये जो 6 संप्रदाय हैं, अभी इनको हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान सा सवाल हो जाएगा आपके दृष्टिकोण से। आपको इसको पढ़ने में ना बहुत सामान्य सा सवाल है ये, बहुत सामान्य सा सवाल है ये। तो दूसरा फिर जो है ये हो गया टीजीटी। अब देखिए पीजीटी को देख लेते हैं एक बार, है पीजीटी के में क्या आया है। बस 5 मिनट का समय दें, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं सीधे तौर पे। पहले थोड़ी सी जानकारी देते हैं ना कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब भी है कि नहीं। इसके बाद हम ये बात ख़त्म करके सीधा पढ़ाई पे जाएंगे। बस 1-2 चीज़ है, इसको थोड़ा सा इसको बस देख लेते हैं। देखिए ये है विभाव अनुभाव अव्यभिचारी संयोग दास रस निष्पत्ति का जो सूत्र है, ये भरत मुनि का सूत्र है। अभी हम रस सिद्धांत पढ़ेंगे, इसे बहुत अच्छे से विस्तार से बात करेंगे कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी, इनके संयोग से, आदि के संयोग से कैसे रस की निष्पत्ति होती है, ये पूरा है। और देखिए आचार्य वामन काव्य प्रयोजन क्या मानते हैं, है ना। तो जब ये काव्य प्रयोजन की बात हो रही है तो देखिए हमने काव्य प्रयोजन पढ़ाते वक्त आपको ये बताया था, देखिए देखिए जब ये काव्य प्रयोजन पढ़ रहे थे ना, तो देखिए ये जो सफिशिएंट नोट है ना, नोट्स का वामन पे आइए। वामन पे जब हम बात कर रहे थे ना, देखो वामन ने सबसे जो बात की थी काव्य में, किसकी, कीर्ति की ही बात की थी, कीर्ति और प्रीति की। ये बिल्कुल इनके श्लोक में ऊपर ही लिखा हुआ है ना। बहुत सामान्य सा सब वो है ये, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो जो नोट्स है ना उसके हिसाब से क्या वो, आप चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीजीटी का, आप दोनों के लिए ही बहुत सारी चीज़ें इसमें, अभी जैसे अविवेचनावाद का क्रौचे का सिद्धांत है, ये अभी हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ा नहीं है, जैसे ही पढ़ेंगे ये आपको याद रह जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए पीजीटी के एग्जाम में सिर्फ सामान्य सी परिभाषा फिर पूछी है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है ये किसकी युक्ति है ना। विश्वनाथ के बारे में बात की थी। अब देखिए ये एक परिभाषा है। टीजीटी में देखिए, टीजीटी में भी ये पूछा गया था कि राजशेखर जो थे उन्होंने जो प्रतिभा के 2 भेद किए थे वो कौन थे, वहाँ सीधा सीधा ये पूछा गया था। लेकिन यहाँ देखो पीजीटी क्योंकि एक बड़ा एग्जाम है टीजीटी से, तो इसमें थोड़ा विशेष करके मतलब स्पेशलाइजेशन करके क्या पूछ लिया कि भावत्री प्रतिभा का संबंध किससे है। तो भावक जो है, अब जैसे इसमें एक तो यह है रचनाकार, एक है आलोचक, एक है सहृदय और एक है प्रवर्तक। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे सहृदय, मैंने अभी आपको बताया कि पाठक जो है या आलोचक जो है वो भावित्री प्रतिभा से जुड़ा होगा। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये पाठक भी है और ये आलोचक भी है। तो देखिए आप ध्यान से इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ आलोचक है, भावक है ना। भावक क्या था, संस्कृत में आलोचक था, है ना। और आलोचन भावित्री किससे जुड़ी हुई थी, भावक से जुड़ी थी, और भावक से क्या बना था, आलोचक बना था। ये जो सहृदय बात है ना, ये सहृदय अगर इसके आगे पाठक जुड़ा होता, सहृदय पाठक,
तो फिर आप ये कंफ्यूज कर देता क्वेश्चन, ये जो होता है ये प्रश्न ही गलत हो जाता है, क्योंकि आलोचक भी दे दिया और सहृदय पाठक भी दे दिया, क्योंकि सिर्फ इसने सहृदय की बात की है। तो देखो सहृदय तो कोई भी हो सकता है, सहृदय कवि हो सकता है, रचनाकार सहृदय हो सकता है, आलोचक सहृदय हो सकता है, और जिसने कोई संप्रदाय खड़ा किया है जो प्रवर्तक है वो भी सहृदय हो सकता है। तो सहृदय तो किसी के भी साथ लगा दो। अब इसमें सहृदय पाठक जुड़ा हुआ होता तो ये प्रश्न ज़्यादा फिर ये गलत हो जाता प्रश्न। तो इसलिए आप सहृदय का संबंध, सहृदय शब्द सुनने से ये सिर्फ ये ना समझें कि यहाँ पे पाठक होगा, सहृदय पाठक होता और आलोचक भी होता, तब आप कंफ्यूज करते कि ये क्वेश्चन गलत हो जाता, दोनों आंसर सही होते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि इसमें सहृदय है, आगे पाठक नहीं है, तो इसलिए यही उत्तर सही होगा, आलोचक, है ना। इस बात को भी ध्यान रखना आप। चलो ये प्रश्न से बात क्लियर हो गई, वरना मैं शायद इस बात को बताना भूल गया था। दूसरी बात यह है कि देखो ये एक परिभाषा है, न कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ये परिभाषा अभी हमने अलंकार संप्रदाय पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी बता देते हैं जब ये सामने आई है। तो ये जो है भामा की परिभाषा है ना। भामा क्या कहते हैं, अलंकार की जब बात करते हैं वो तो ये कहते हैं कि कांतामपि, कांता मतलब जो सुंदर स्त्री होती है, सुंदर, कांता मतलब जो कोई सुंदर स्त्री है, निर्भूषम बिना भूषण के, भूषण मतलब होता है आभूषण, जो हम कोई ज्वेलरी पहनते हैं वो जो आभूषण होते हैं उनके बिना, कांतामपि कितनी भी सुंदर स्त्री हो, अगर उसने आभूषण नहीं पहन रखे होंगे तो क्या होगा, वनिता मुखम, उसका मुख बहुत सुंदर नहीं लगेगा। उसी प्रकार से भामा कहते हैं कि कविता में चाहे कितने भी अच्छे शब्दार्थ का प्रयोग कर लें आप, अगर उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं है तो कविता क्या है, बहुत सुंदर और अच्छी नहीं लगेगी। तो इस बात को याद रखना है। भामा जो है कांतामपि मतलब जो एक स्त्री की सौंदर्य की बात जो करते हैं कि स्त्री सौंदर्य कैसे आभूषणों से और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो ये जब बात आएगी ये भामा के संदर्भ में आएगी, है ना। ये भामा की परिभाषा है। अभी हम जब अलंकार संप्रदाय पढ़ेंगे तो इस पर और विस्तार से भी बात कर लेंगे। बहुत आसान सी चीज़ है, ये बहुत सिंपल है, पता है। आप जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं ना उस हिसाब से तो इसमें कुछ क्वेश्चन आए ही नहीं है, बहुत ऊपरी तौर पे बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। नीचे कोई और प्रश्न देखते हैं काव्य शास्त्र का। बस यही प्रश्न है काव्य शास्त्र के। तो सीधा अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि नोट्सों में, अगर नोट्स को आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे और क्लास को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी खैर, और अगर किसी को कोई समस्या होगी तो हम उस पर बातचीत आगे कर सकते हैं। चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं पूरे। तो देखिए अब तक हमने 3 विषय पढ़े, काव्य लक्षण, काव्य हेतु। पहले पढ़ा हमने काव्य लक्षण, फिर पढ़ा हमने काव्य प्रयोजन और फिर पढ़ा हमने काव्य हेतु। ठीक है। किसी का माइक शायद मुझे लगता है ऑन है, अगर कोई प्रश्न है तो बताएं, वरना कृपया जिनका माइक ऑन हो वो बंद कर दें, क्योंकि दूसरे साथियों को भी दिक्कत हो सकती है सुनाई देने में। तो देखिए काव्य गुण की बात करते हैं हम। आज का जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है काव्य गुण। काव्य गुण का अर्थ क्या है, काव्य गुण किसे कहते हैं। जब हम कोई कविता करते हैं या कोई कविता लिखते हैं तो उसमें क्या है, कुछ अच्छी चीज़ों को भी देखते हैं, है ना, और कुछ कविता में बेकार चीज़ें भी आ जाती हैं जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है। काव्य गुण का मतलब हुआ कि कविता में वो अच्छी चीज़ है जिससे कविता में क्या हो, कविता और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगे, कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, कविता पढ़ने में पाठक को आनंद आने लगे, कविता से वो जुड़ने लगे। ठीक है। काव्य गुण को कहा गया कि ये जो है दोष का विपरीत अर्थ है। दोष का क्या है, विपरीत अर्थ है, मतलब दोष का उल्टा है गुण। दोष मतलब क्या हो गया, कोई बुरी चीज़, कोई बेकार चीज़ आ गई, और गुण का मतलब हो गया कोई अच्छी चीज़। इसीलिए इसको क्या कहा कि ये दोष का जो है विपरीत है, उसका विपर्य है। विपर्य का मतलब ही होता है विपरीत, है ना। विपर्य का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, उसके अगेंस्ट, है ना। तो काव्य गुण जो है वो क्या है, वो दोष का अगेंस्ट है,
यानी एक किस्म से इसको जो समझे तो ये बताना चाह रहा है कि काव्य गुण कोई अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं, बल्कि बुरी के तो विपरीत है। वो बुरी चीज़ से जो है वो उलट है। और क्या है? दोष अभाव, यानी बात वही हो गई कि इसमें दोषों का अभाव होगा। अभाव मतलब होता है कोई कमी। अगर हम इस शब्द को तोड़ें, दोषाभाव, ये मिलके बना है दोष और अभाव से, यानी जिसमें दोषों की कमी हो, दोषों का अभाव हो, दोष हो ही ना, जिसमें दोष ना हो उसको क्या कहेंगे? हम काव्य गुण कहेंगे। और क्या करेंगे? पहला अर्थ। अब इससे अर्थ क्लियर नहीं होता पूरी तरीके से, तो इसको और समझाने के लिए क्या कहा? इसको और समझाने के लिए क्या कहा, और अच्छे से समझने के लिए कि और क्या है ये? एक तो दोष के विपरीत है, दोष का अभाव है ये। दूसरा क्या है? शोभाकारी है। शोभाकारी मतलब, शोभाकारी का मतलब हुआ कि ये जो है किसी चीज़ में क्या करता है? शोभा बढ़ाता है। ब्यूटीफुल मतलब वो ब्यूटी बढ़ा देता है, उसको सुशोभित कर देना, है ना। एक सेकंड, फिर कोई जुड़ा है, ये किसी ने लेफ्ट किया है, तो ये भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये जो शोभाकारी है क्या करता है? काव्य गुण जो करता है शोभा बढ़ाता है। किसकी शोभा बढ़ाता है? कविता की। कोई कविता जो होती है उसमें क्या करता है? शोभा उत्पन्न करता है, ब्यूटी बढ़ा देता है किसी कविता की, अगर ये गुण आ जाएगा तो कविता में, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि कविता तो है ही है, कविता में क्या है? शब्द और अर्थ तो है ही है, इसके साथ में वो शब्द अर्थ किस तरह से प्रयोग हो रहे हैं ये उसके गुणों पर डिपेंड करता है। अब ये गुण क्या है ये आगे समझेंगे, अभी सिर्फ हम गुण शब्द का मतलब समझते हैं, है ना। गुण क्या होते हैं या किसको गुण कहा जाता है ये अभी हम आगे देखेंगे चल के, है ना। अभी फिलहाल हम सिर्फ शब्द पे बात कर रहे हैं कि गुण का अर्थ मतलब इस गुण शब्द से क्या अर्थ लिया गया है। ठीक है, तो शोभाकारी या आकर्षक धर्म। आकर्षक मतलब होता है अट्रैक्टिव करना, किसी चीज़ को इतना सुंदर और अच्छा बनाना कि लोग उसको देख के, उसको पढ़ के, यानी गुण किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, है ना। काव्य के गुण कैसे होते हैं कि वो काव्य को दोषों से रहित करता है, उसमें दोष नहीं होते। दूसरा क्या करता है कि वो शोभा बढ़ाता है काव्य की। काव्य में जो है एक सुंदर, एक बहुत अच्छी और एक कह सकते हैं बहुत खूबसूरत चीज़ बन जाती है। और इसके साथ क्या होते हैं, काव्य में जो गुण होते हैं वो आकर्षक धर्म हैं। मतलब अगर काव्य में गुण होंगे तो वो इस तरह से काम करेंगे कि काव्य का आकर्षण बन जाएंगे। वो काव्य को पाठक खिंचा चला आएगा, काव्य को अगर पढ़ना शुरू करेगा तो वो उसमें खो जाएगा, उसको पढ़ता ही जाएगा, मतलब उसके आकर्षण में आ जाएगा गुणों के कारण। ये गुण इस तरह की चीज़ है ना। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। भरत मुनि क्या कहते हैं? भरत मुनि गुण को क्या बताते हैं? दोष का विपर्य बताते हैं। अभी हमने बात करी विपर्य का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है ना। तो विपर्य का उल्टा होना यानी वो ये कहते हैं कि गुण का मतलब ही जो है वो दोष का उल्टा है, यानी कोई अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ के विपरीत। बहुत सामान्य सी बात कही उन्होंने, एक किस्म से नकारात्मकता में उसको जो है परिभाषा को उन्होंने गढ़ने की कोशिश की। फिर वो क्या कहते हैं, दिख रहा है ना सब लोगों को स्क्रीन पे, छोटा तो नहीं दिख रहा है। तो दोष जो है वो काव्य को क्या करते हैं, अब फिर आगे वो क्या कहते हैं कि दोष जो है काव्य में क्या कर देते हैं, शोभा जो होती है, जो उसकी ब्यूटी होती है उसको विघातक है। विघातक मतलब होता है किसी को हमला करके किसी को घायल कर देना, और घायल चीज़ क्या होगी, बेकार हो जाएगी, बेकार लगेगी, है ना, खराब हो जाएगी, उसका सौंदर्य खराब हो जाएगा। तो दोष अगर किसी काव्य में होंगे तो वो कविता कैसी हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी, विघातक का काम करेंगे ये दोष। और गुण क्या काम करेंगे, काव्य के सौंदर्य के विधायक तत्व हैं। मतलब गुण जब होंगे काव्य में तो काव्य का सौंदर्य और बढ़ा देंगे। विधायक होता है मतलब किसी प्रक्रिया को करने में और तेजी ला देंगे, है ना। यानी जो चीज़ हमें अच्छी लग रही थी अगर उसमें गुण और होंगे तो वो चीज़ हमें और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, ये सीधा सा और आसान सा सहज सा अर्थ है इसका कि काव्य गुण का मतलब ये हुआ कि गुण क्या है कि शोभा बढ़ाएंगे कविता की, है ना, वो आकर्षित करेंगे,
आकर्षित कर लेंगे किसी को, इसके साथ क्या होगा कि वो उसको सुंदर बना देंगे, है ना, सौंदर्य बढ़ा देंगे, सुंदर बना देंगे कविता को। इस तरह से ये काम करेंगे जो गुण होंगे। और इसके विपरीत क्या करेंगे, दोष जो होंगे इसका उल्टा कर देंगे, उसकी शोभा को खराब कर देंगे, उसे अनाकर्षक करेंगे, मतलब उसकी तरफ कोई नहीं आएगा, उसको असुंदर बना देंगे दोष होने से। तो इस तरह से जो है काव्य गुण का अर्थात सीधा सा सिंपल और सामान्य अर्थ ये हुआ कि जो गुण होते हैं वो काव्य को सुंदर बना देते हैं, उसको और अच्छा बना देते हैं, कविता पढ़ने में हमें और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है ना। गुण के प्रतिष्ठा आचार, अगर हम कभी ये बात अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गुण की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा किसने की, गुण पे सबसे ज़्यादा जोर जो दिया वो वामन ने दिया, है ना। उनके अनुसार ये क्या कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने का जो काम है, जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, ये गुणों का धर्म है। गुण ही ऐसी चीज़ है, इनका ऐसा धर्म है कि ये जो हैं काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। गुण जो है काव्य के मूल शोभा, है ना, क्या है, मूल शोभा कारक तत्व होते हैं। इसको और थोड़ा सा आसान से समझें कि जो गुण हैं, गुण जो हैं कविता में क्या करेंगे, कविता का क्या होंगे, मूल होंगे। किस चीज़ का मूल, सौंदर्य को बढ़ाने में। यानी अगर कविता में गुणों को अच्छे से प्रयोग, गुणों का अच्छे से प्रयोग किया जाएगा तो कविता का जो मूल सौंदर्य होगा, जो अर्थ होगा कविता का, वो और भी सौंदर्य, उसमें और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। वामन ऐसा कहते हैं। और ऐसा बढ़ाने वाला ये जो सौंदर्य बढ़ा रही हैं यही गुण है ना, यही गुण है। और इन्हीं गुणों का जो मूल धर्म होता है वो क्या होता है, कविता को और भी ज़्यादा सुंदर बनाना होता है। कविता को और भी सुंदर बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने का धर्म मतलब होता है किसी का गुण, मतलब यही उसकी खासियत है, गुण की यही खासियत होगी, गुण का यही सबसे ज़रूरी काम होगा, यही उसका धर्म होगा, है ना। यही क्या करेगा वो कि वो सौंदर्य बढ़ाएगा कविता में, कविता को और भी ज़्यादा सुंदर करेगा, ऐसा कहते हैं वामन। ठीक है, यानी काव्य शोभाया, काव्य की शोभा को और कर्तारो करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ाने का कार्य करेंगे धर्म। कौन धर्म, क्या करेंगे, गुण का जो धर्म है वो काव्य की शोभा को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इस बात को और इस परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये गुण की परिभाषा अक्सर पूछ ली जाती है कि काव्य शोभा के मूल कारक के तत्व के रूप में कौन ये परिभाषा देते हैं, या वामन की काव्य गुण के बारे में क्या परिभाषा है ना। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, काव्य की शोभा को संपादित करने वाले तत्व या विशेषता काव्य गुण है। ठीक है, एक प्रश्न अक्सर जो गुणों के बारे में आता है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, वो आनंदवर्धन से आता है। आनंदवर्धन ने क्या कहा, ये आनंदवर्धन ने जो गुण होते हैं, अब तक जो गुण की बात जैसे वामन ने की कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है काव्य में, है ना, कैसे काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, तो ये ज़रूरी मानते हैं। लेकिन आनंदवर्धन ने क्या किया कि गुण जो थे उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना। वो कहते हैं इंडिपेंड नहीं होते, कोई भी कुछ भी जो गुण में अपना कुछ नहीं होता है ऐसा कि जिससे हम उसको ये कह लें कि गुण कोई अलग से चीज़ है ना। यानी ये कह रहे हैं, आनंदवर्धन क्या कह रहे हैं कि जो गुण है, गुण जो होते हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं होते। वो क्या होते हैं, ये रस पे ही क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। आश्रित मतलब होता है डिपेंड होना, है ना। रस पे क्या है, आश्रित हैं, ये रस पे ही डिपेंड है। यानी रस अपने आप में ही क्या है, वो गुण की एक खासियत है ना। आनंदवर्धन ऐसा कहते हैं, है ना। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना ना आनंदवर्धन के बारे में, कि वो क्या कहते हैं
कि गुण को अलग से नहीं मानते, उसके अलग से कोई सत्ता स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि गुण कोई अपने आप में कोई खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस वो क्या है, वो रस पे ही डिपेंड है ना। रस में ही गुण अपने आप में निहित होते हैं, उससे ही जुड़े हुए होते हैं। गुण जो है रस से अलग कुछ नहीं होते, ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं। और ऐसा कहने के बावजूद भी वो क्या कहते हैं, गुणों को 3 प्रकार से स्वीकार करते हैं। कहते हैं ठीक है, अब अलग से कोई अस्तित्व नहीं है इनका, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मतलब आनंदवर्धन ये कहते हैं कि हाँ 3 गुणों की बात की जा सकती है, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ठीक है। और विश्वनाथ और मम्मट भी यही मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि गुण कितने हैं, है ना। और अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितने गुण या दंडी ने कितने गुण माने, तो भरत मुनि का अक्सर पूछ लिया जाता है। और उसमें ये होता है कि भरत मुनि ने तो गुणों की संख्या 10 मानी है, दंडी ने भी 10 मानी है, आचार्य दंडी भी 10 कहते हैं और भरत मुनि भी 10 कहते हैं, और वामन ने 20 और भोज ने जो है 24 मानी। अब भोज के बारे में कभी कभी ये भी आ जाता है कि भोज ने जो है गुणों की संख्या 72 कर दी। अब ये जो 72 कैसे करी कि इन्होंने 24 तो बाह्य मान लिए, बाह्य रूप माने, यानी शब्द और अर्थ शब्द के संदर्भ में माने, और आभ्यंतर में 24 और मान लेते हैं, और बाकी बचे हुए ये वैशिष्ट के अंदर यानी पदार्थ ज्ञान के अंदर मान लेते हैं। तो इस तरह से 72 कर देते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में किसी में भी कि जो भोज हैं उनके वैश्विक या आभ्यंतर या बाह्य गुणों का अलग से बताइए, बल्कि या तो ये आ जाएगा कि 24 गुण किसने माने, भोज का नाम आ जाएगा, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 72 गुणों की बात बाहरी और आंतरिक, बाहर के और भीतर के सारे गुणों को मिला के 72 गुणों की बात कौन करते हैं, तो ये भोज के बारे में आ सकता है। अग्नि पुराण में 8 गुणों की बात की गई है ना। अग्नि पुराण में जो है 8 गुणों की बात की गई है। देखिए, इस सब के अलावा सबसे जो एक ज़रूरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो कुंतक के बारे में रखनी है ना। कुंतक ऐसे आचार्य हैं, ये क्या कहते हैं कि देखिए अभी तक तो गुणों की बहुत अच्छे से बात चल रही थी, लेकिन कुंतक ने क्या कहा कि किस गुण जो हैं, ये सबसे अलग बात कहते हैं कि गुण जो हैं वो सिर्फ 2 हैं। अब 2 गुण कौन से कहते हैं, वो कहते हैं कि एक सामान्य गुण है और एक विशिष्ट गुण है। अब ये जो सामान्य और विशिष्ट है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा बहुत गहरी और भीतर की चीज़ है, थोड़ा विस्तार से हमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये नहीं आएगा। लेकिन हाँ इतना आ सकता है कि जो गुण है कुंतक के अनुसार वो जो है गुण सामान्य और विशिष्ट जो हैं, उनमें सामान्य गुण में वो सिर्फ 2 गुण की बात करते हैं, औचित्य और सौभाग्य की, है ना। और विशिष्ट में वो 4 गुण और मानते हैं। वो विशिष्ट, अब मैं एक बार लिख के बता देता हूँ ताकि आपको ये समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब ये बात चली है तो आपको बता ही देता हूँ कि देखिए कुंतक क्या कहते हैं। कुंतक के हिसाब से 2 ही गुण हैं। पहला क्या है, सामान्य, और दूसरे हैं विशिष्ट, है ना। वो ये कहते हैं कि सामान्य और विशिष्ट 2 गुण हैं। और ये जो सामान्य और विशिष्ट हैं, इस सामान्य के अंतर्गत ये जो सामान्य है इसके अंतर्गत 2 हैं। कौन से, सौभाग्य, और दूसरा कौन सा है, औचित्य। वो ये सामान्य के अंतर्गत हैं, ठीक है, 2, बस इन्हीं की सबसे ज़्यादा बात करते हैं। और विशिष्ट के अंतर्गत वो 4 भी मानते हैं, लेकिन ये अक्सर कभी नहीं पूछे जाते। ये जो सौभाग्य और विशिष्ट, ये 2 जो सौभाग्य और ये जो औचित्य हैं, ये 2 विशेष नाम ऐसे हैं जो कुंतक से जुड़े हुए होते हैं, है ना। औचित्य और सौभाग्य, इनकी बात सामान्य गुण के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट के अंतर्गत तो वही है, माधुर्य बात करते हैं, वो प्रसाद, है ना, प्रसाद की बात करते हैं, लावण्य की बात करते हैं और अभिजात्य की बात करते हैं। तो वो तो सभी करते हैं, लेकिन सबसे भिन्न दृष्टिकोण किससे संबंधित है, ये जो सामान्य गुण के अंदर जो 2 भेद माने इन्होंने, औचित्य और सौभाग्य की। इसको बस आपको इससे ज़्यादा ना टीजीटी में पूछा जा सकता है ना पीजीटी में पूछा जा सकता है। बस इतना पूछा जा सकता है कि औचित्य और सौभाग्य ये जो नाम हैं 2, ये कौन आचार्य हैं जो गुण, इन 2 को गुण मानते हैं। तो ये इतना आ सकता है जिसमें आपको कुंतक को याद रखना है, ठीक है।
अब आते हैं मम्मट पे, है ना। मम्मट क्या करते हैं कि मम्मट ने जो अब तक 10 गुण की बात करी, 10 गुण की बात किसने करी? दंडी ने करी है, वामन दंडी ने करी, वामन तो 20 गुणों की बात करते हैं, है ना, और भरतमुनि ने करी है। मम्मट क्या करते हैं, इन 10 गुणों का खंडन करके वो आनंदवर्धन के द्वारा प्रतिपादित 3 गुणों को ही मान लेते हैं। आनंदवर्धन की एक खास बात क्या थी गुणों से संबंधित? वो ये थी कि ये गुण को अपने आप में जो है स्वतंत्र नहीं मानते, बल्कि किसके? रस पे ही आश्रित मानते हैं, रस के आधार पे ही। और इन्होंने 3 गुणों की बात की थी, किस कौन कौन सी? प्रसाद, ओज और माधुर्य, है ना। तो ये जो 3 गुण थे, इसी बात को मम्मट आगे बढ़ाते हैं और 10 गुणों का खंडन कर देते हैं ये भी, ठीक है। तो आनंदवर्धन की एक बात विशेष रूप से याद रखनी है कि नाटक जो गुण होते हैं वो रस पे आश्रित होते हैं, उनका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। कुंतक की ये बात याद रखनी है कि जो गुण में जो 2 नाम नए जुड़े, औचित्य और सौभाग्य, ये कुंतक की बात थी। बाकी तो बस सामान्य सी ही चीज़ें हैं। दंडी के और भरतमुनि के बारे में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कितने गुणों की संख्या मानी है ना, तो भरतमुनि और दंडी 10-10 मानते हैं, वामन 20 की बात करते हैं, भोज 72 की 24, या फिर बाहरी भीतरी सारे मिला के 72 की बात करते हैं, है ना। अब इसके बाद में हम हिंदी आचार्यों की बात करें। अब देखिए, हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण बात जो की है मध्यकाल में, वो देव ने कही है। देव ने क्या कहा कि 10 गुण तो माने ही इन्होंने भरतमुनि और दंडी के अनुसार, लेकिन इन्होंने 2 गुण और मिला दिए। और 2 गुण कौन से मिलाए? चमक और अनुप्रास। ये 2 गुणों की बात इन्होंने कर दी है देव ने। देव ने जो है गुणों की 2 गुणों की बात की। 10 गुण तो पहले से चले आ रहे थे और 2 इन्होंने उसमें और जोड़ दिए अपनी तरफ से, और इन्होंने 12 कर दी, जिसमें पहला किया चमक और दूसरा अनुप्रास। अभी आप पढ़ेंगे कि अनुप्रास तो जो है एक अपने आप में जो है एक अलंकार भी है ना। अनुप्रास अलंकार जब पढ़ेंगे तो इसी को क्या कहते हैं, ये गुण मान लेते हैं देव। और इस प्रकार से इन्होंने 12 गुणों की संख्या कर दी। इस बात को बस देव के संदर्भ में यही बात याद रखनी है कि इन्होंने 12 गुणों की बात की, और ये 2 नाम चमक और अनुप्रास, इनको मिलाकर इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुणों को रस पे आश्रित माना, है ना। रस पे आश्रित कौन मानते थे? आनंदवर्धन मानते थे। 3 गुणों की बात की, ये भी रामचंद्र शुक्ल भी रस पे आश्रित मानते हैं। और श्यामचंद्र दास इसे शैली के अंतर्गत मानते हैं। शैली मतलब स्टाइल लिखने का जो एक तरीका होता है, उसके अंतर्गत माना है ना। मम्मट आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित 3 गुणों को भारतीय काव्य शास्त्र में, यानी मम्मट और आनंदवर्धन द्वारा जो 3 गुण थे, उन्हीं को सर्वसम्मति से, मतलब सबकी सहमति से ये स्वीकार किया गया कि गुणों की जो संख्या है वो मुख्य रूप से 3 ही है ना। अब इन्हीं 3 गुणों के बारे में हम बातचीत करेंगे। इन्हीं 3 गुणों से जुड़ा कोई सवाल आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। गुण से 3 ही गुण आएंगे, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो चाहे पीजीटी का हो। पीजीटी में सिर्फ गुण की थोड़ा डिटेल में पूछ सकता है, और टीजीटी में इतना पूछ सकता है कि 3 गुण कौन कौन से हैं, इनमें चौथा गुण नहीं है, बस इतना पूछा जा सकता है। देखिए, पहला गुण है माधुर्य, है ना। माधुर्य के बारे में पढ़ते हैं। माधुर्य का अर्थ होता है मीठा। मीठा पहला गुण है कौन सा? माधुर्य। माधुर्य के बारे में पढ़ते हैं। माधुर्य गुण, देखिए, माधुर्य जो शब्द है ये भाव है, भाववाचक है। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो ये भी समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक कैसे बनते हैं ना। तो ये जो माधुर्य है ये भाव है, और ये किससे बना है? ये बना है मधुर से, है ना। और मधुर किससे बना है? मधु से। और मधु का अर्थ क्या होता है? शहद। शहद जो हनी जिसे कहते हैं, है। तो शहद कैसा होता है? मीठा, है ना। तो ये जो मधु है, इससे मधुर बना, जो मीठा है, और माधुर मतलब जो मीठा होने का भाव व्यक्त करता हो, है ना। तो इस प्रकार से माधुर्य गुण का अर्थ मतलब सीधे सिर्फ हम अर्थ से समझें तो इस शब्द का मतलब ये हुआ कि जो गुण ऐसा हो जो बहुत मीठा हो। अब क्योंकि कोई चीज़ खाई तो जा रही नहीं है कविता में जो मीठी होगी खाने में, तो ये किससे रिलेटेड होगी? ये रिलेटेड होगी सुनने से,
यानी कविता पढ़ के हमें कितना अच्छा लग रहा है, क्या आनंद आ रहा है हमें उसको पढ़ के, हम बहुत मीठा, सुनने में जो हमें बहुत मीठा लग रहा है, ऐसी कविता किस गुण से युक्त कविता होगी? वो माधुर्य गुण से युक्त, माधुर्य गुण से जुड़ी हुई कविता होगी वो कविता जिसे पढ़ के सुनकर हमें अच्छा लगे, बहुत मीठा फील हो, यानी हमारे कान उससे जो है परेशान ना हो और हमारी बुद्धि भी विचलित ना हो, सुनने में जो हमें बुरे ना लगे, है ना। तो ये जो है माधुर्य का अर्थ हुआ ये। देखो श्रुति सुखदा, माधुर्य का अर्थ में पहला शब्द आता है श्रुति सुखदा, यानी श्रुति मतलब होता है सुनना, किसी चीज़ को हम जब सुनते हैं तो उसे सुनकर जो हमें सुख प्राप्त होता है उसे कहते हैं श्रुति सुखदा, मतलब सुन के जैसे अच्छा लगे, सुख मिले। समास रहितता, माधुर्य का दूसरा मतलब क्या है? समास रहितता। समास का अर्थ, समास हम पढ़ेंगे जब व्याकरण में तो ये बात जानेंगे कि समास क्या है। जब दो शब्द आपस में मिला के लिख दिए जाते हैं तो समास बन जाते हैं, है ना। जब हम किसी, जैसे मान लो हम माता पिता, ये एक छोटा सा शब्द है, इसको हमने मिला के लिख दिया, है ना। जैसे हमने दिन रात शब्द लिख दिया मिला के, है ना। तो ये जो दिन और रात ये दो शब्द थे, है ना। माता और पिता ये भी दो शब्द हैं। जब हम इस तरह से मिला के लिख देते हैं शब्दों को तो उस तरह से समास बनते हैं। समास बनने की एक पूरी प्रक्रिया, वो अलग से जब हम समास पढ़ेंगे तो समझाएंगे, बस उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ कि ये शब्द क्या कह रहा है, आप इस शब्द को समझिए। तो समास रहितता यानी समासों से जो रहित हो, रहित मतलब होता खाली, मतलब जिसका अभाव हो, यानी जिसमें समास ना हो। इसका मतलब हुआ कि समासों की समास नहीं होने चाहिए, उसमें शब्द क्या है अलग अलग लिखा होना चाहिए, एक एक, वो जुड़ के ना लिखे हों। इसके साथ क्या करेगा वो कविता माधुर्य गुण से युक्त होगी। कैसी? जो आर्द्रता यानी चित्त को द्रवित करने वाली विशेषता। चित्त मतलब होता है हमारा हृदय, हमारा जो मन होता है हमारा, उसको चित्त कहते हैं। तो चित्त को द्रवित करे, द्रवित मतलब होता है किसी को भिगो देना, सराबोर कर देना, किसी चीज़ में डुबो देना। तो जब हम हमारे चित्त को क्या करें, वो इस तरह से डुबो दे कि हम भीग जाएं पूरी तरीके से। भीगे किस में? इस सुख में, आनंद में भीग जाएं हम। यानी अगर ये सारी चीज़ें हैं, भावमयता है और हमारा हृदय आह्लाद करता हो, हमें खुशी मिलती हो। आह्लाद का मतलब ये होता है आनंद लेना, किसी चीज़ में बहुत खुश हो जाना। यानी ये जो सारी चीज़ें अगर कोई कविता दे तो वो कविता का गुण कौन सा होगा, उसमें कौन सा गुण होगा? उसमें होगा माधुर्य गुण। ठीक है। तो देवेंद्र शर्मा के अनुसार कहते हैं कि जिस रचना को पढ़कर सुनकर हृदय में क्या हो, द्रुति उत्पन्न हो। द्रुति का मतलब होता है किसी चीज़ को पिघल जाना है, द्रवित हो जाना। ठीक है, सामान्य सा हमने इसका अर्थ समझ लिया। और ये जो माधुर्य गुण है ये किस में होगा? सबसे ज़्यादा तो श्रृंगार में होगा। जहाँ श्रृंगार रस की बात होगी वहाँ माधुर्य गुण सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ करुण रस की बात होगी वहाँ भी माधुर्य होगा, और जहाँ शांत रस की बात होगी वहाँ भी माधुर्य होगा। इन तीनों रसों के लिए, या तो श्रृंगार हो, चाहे करुण हो, चाहे शांत रस हो, इन तीनों रसों के लिए जो माधुर्य गण होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। सबसे उपयुक्त मतलब सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा होता है, सबसे उपयुक्त, यानी सबसे बेस्ट होगा। और इसमें क्या होगा? कोमल भावों की अभिव्यक्ति होगी। कोमल भाव कौन से होते हैं? जब हम किसी से प्रेम की बात करते हैं वो कोमल भाव होता है ना। जब हम किसी के दुख की बात करते हैं, किसी के दुख में दुखी होते हैं, वो कोमल भाव होता है। और जब हम किसी चीज़ को बहुत ठंडे मन से, शांत मन से सुनने की कोशिश करते हैं, वो उसमें भी कोमल भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से माधुर्य गुण में इन कोमल भावों की अभिव्यक्ति होती है। और ये कोमल भाव किस में आते हैं? प्रेम में, श्रृंगार में, मिलने की जब कोई बात करता है। कैसा प्रेम, कैसा श्रृंगार? जब वो मिलन की बात करे, वियोग की नहीं, अलग होने की नहीं, मिलने की बात हो। करुण में वियोग भी होता है ना। करुणा में जब हम किसी से दूर जाते हैं तो हम करुण रस का, उसमें वियोग श्रृंगार जो होता है, तो उसमें दो दुखी होने की जो भावना होती है उसमें भी कोमल शब्द होते हैं, शांत में भी होते हैं। इस प्रकार से माधुर्य गुण जो होगा वो उन तीन रसों में विशेष रूप से पाया जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस बात को ध्यान रखेंगे तो माधुर्य गुण को हम आगे आसानी से पहचान लेंगे। भरत मुनि के अनुसार माधुर्य का मतलब श्रुति मधुरता, यानी जो सुनने में अच्छा लगे। डंडी कहते हैं कि इसमें रसमयता होती है। ऐसा होता है जो हमें रसमय कर देता है। रसमयता का मतलब जो रस में डुबो दे। रस मतलब ही क्या होता है? मीठा होता है ना। तो जो हमें रस में डुबो दे, रस से हमें संपन्न कर दे। वामन कहते हैं कि उक्ति वैचित्र होना चाहिए। ये शब्द गलत है, PDF में वामन होगा तो वामन कर दिया, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो वामन जो है उक्ति वैचित्र कहते हैं। ये उक्ति वैचित्र मतलब यानी किसी बात को इस तरह से घुमा फिरा के कहना कि वो बात अनूठी लगे, नई लगे, है ना।
नए प्रकार की लगे, उसमें कुछ कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। सभी कहते हैं कॉमन सी बात, तो आप कॉमन बात को इस तरह से कहें कि लोग उससे सुन के कहें कि यार कोई नई बात कही है, लेकिन नया कुछ नहीं है, वो आपकी कहने का शैली, जो कहने का ढंग है वो अलग है। मम्मट इसको आह्लादकता कहते हैं, मतलब हृदय को खुशी देने वाली, आह्लाद कर देना, हमें बहुत ज़्यादा खुशी से भर देना। तो इस तरीके से ये माधुर्य गुण के बारे में बात की गई। अब देखो माधुर्य गुण को हम कैसे पहचानेंगे कि वो माधुर्य गुण है ना। तो इसमें पहली चीज़ क्या आएगी कि इसमें सभी वर्ग जो हैं वो सभी वर्ग के व्यंजन आएंगे। जब हिंदी में हम वर्ग पढ़ते हैं, जब भाषा विज्ञान पढ़ते हैं हम, तो हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि हिंदी में 5 वर्ग हैं, है ना, व्यंजन के। कौन से वर्ग हैं? पहला होता है का वर्ग, है ना, इसको कहते हैं का वर्ग। इसमें क्या आता है? क, ख, सॉरी, ख, ग, अरे सब गलत हो रहा है, ये पेन जो है ना पहले ही भाग जाता है ऐसे। तो ये क्या है? क, ख, ग, घ, न, ये का वर्ग की ध्वनियाँ हैं। कौन सा वर्ग है ये का वर्ग है। ऐसे ही 5 वर्ग हैं, का वर्ग, है ना, चा वर्ग, टा वर्ग, और ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, है ना। और ये जो अनुस्वार आता है, अनुनासिक जिस तरह से ये आता है, न जो आता है, ये न तक आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। क, ख, ग, घ, न, चा, छा, ज, झ, न, टा, ठा, ड, ढ, न, ता, था, द, ध, न, और पा, फा, ब, भ, म। ये जो होते हैं ये वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। ठीक है, जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसकी भी एक वैज्ञानिकता होती है, उसको कैसे समझें, कैसे और अच्छे से हम व्याकरण को वर्णमाला को समझें, ये हम तब पढ़ेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि जब माधुर्य गुण हम पढ़ेंगे या हम किसी कविता में माधुर्य गुण ढूंढेंगे तो उसमें सभी वर्ग आएंगे, लेकिन एक वर्ग को छोड़ के। कौन सा वर्ग छोड़ के? ये जो टा वर्ग है ये नहीं आएगा माधुर्य में। टा, ठा, डा, ढा, णा, ये जो ध्वनियाँ हैं ये नहीं आएंगी। ठीक है, इसके साथ इसमें संयुक्ताक्षर भी प्रयोग नहीं होगा। संयुक्ताक्षर का मतलब होगा ये संयुक्त अक्षर। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो उसका मतलब होगा संयुक्त अक्षर। संयुक्त मतलब होता है 2 चीज़ों को मिला के बना देना, संयुक्त कर देना। कैसे संयुक्त? देखिए, कुछ तो होते हैं द्वत्व व्यंजन। अब द्वत्व और संयुक्त में क्या अंतर है? देखो, द्वत्व हो गया, जैसे हमने लिखा कच्चा, इसमें हमने जो है डबल चा बनाया, है ना, आधा चा और पूरा चा। तो जब हम ये आधा चा और पूरा चा बनाते हैं तो इस प्रकार के हम कहते हैं द्वत्व व्यंजन। ये है द्वत्व। और संयुक्त व्यंजन में हम क्या करते हैं? संयुक्त व्यंजन में क्या करते हैं हम? 2 शब्द, जैसे संयुक्त में हम क्या करते हैं कि 2 अक्षरों को मिला के लिखते हैं। 2 अलग अलग अक्षर होते हैं। और द्वत्व में क्या होता है? एक ही अक्षर 2 बार आता है, लेकिन संयुक्त में 2 अक्षर आते हैं। जैसे कि हम कर दें, ये शब्द है ना, इसमें 2 अलग अलग अक्षर है। या जैसे हम ये त्रय है ना, इसमें 2 अलग अलग है ना, जैसे त और रा, इसमें जैसे अलग अलग है ना, त्रय। तो ये आगे बताएंगे कि इसमें सारे कैसे बनते हैं, है ना। या फिर हम कोई और जैसे मिला के अगर हमें और कुछ लिखने हो तो जैसे क्रम, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, आधा क और पूरा रा। ठीक है, इस जैसे। तो ये जो है ये द्वत्व व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो वो क्या कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन भी नहीं होने चाहिए, प्रायः उसमें अभाव होना चाहिए। जैसे संयुक्त का एक उदाहरण अपने आप में का और ता ये भी है। जैसे 2 अक्षर एक साथ मिला के रख रखे, और ये छ, ये जो क्षत्रिय जो है ये भी 2 हैं, है ना। तो इस तरह के नहीं होने चाहिए, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग कर सकती हैं, है ना। जैसे अंग, नंदन, चुंबन, संशय, ये जो आ रहा है ऊपर, पंचमा अक्षर जो है, जो ऊपर अनुस्वार जो है, इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें र और ना, ण जो है, ये ण जो आएगा ये ना की तरह प्रयोग होगा, है ना, ना की तरह। जो हम मध्यकाल वाली, जैसे
वो जो रचनाएं पढ़ते हैं ना, जो तुलसीदास ने, सूरदास ने लिखी, तो वहाँ अणा की जगह क्या आता है, ना प्रयोग होता है हर जगह जब कोई बात कही जाती है। समास का भाव ये बात कर ली हमने। अब हम इसको उदाहरण के तौर पे समझें कि एक उदाहरण ये है, जैसे वरदे वीणा वादनी वरदे, नव गति नव लय ताल छंद नव, नबल कंठ नव जलद मंद्र रव, नबल नव के नव विहंग वृंद को, नव दे स्वर दे। अब देखो कोई कह सकता है कि सर इसमें तो यहाँ पे जो है ये संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त हो गया है ना, यहाँ पे जो है यहाँ भी संयुक्त व्यंजन हो गया है। तो देखिए वो कह रहा है कि कम होंगे, जरूरी नहीं है, एक आध आ सकता है, एक आध से कुछ नहीं होता। इनकी क्या हो, अधिकता ना हो, ये बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कहीं एक आध एक लाइन में आ गया, हम कोई छंद बना रहे हैं, छंद की ज़रूरत से कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, मात्राएं ज़्यादा या कम ना हो जाएं, इसलिए कभी कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो ये बहुत कम होनी चाहिए, है ना। ये निराला की कविता इस तरह से जो है ये माधुर्य गुण की हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा है ओज गुण। पहला हो गया माधुर्य, दूसरा हो गया ओज। ओज का अर्थ क्या होता है कि जिस कविता को पढ़ के हम में कोई जोश की बात आ जाए, यानी पहले श्रृंगार की बात हुई, श्रृंगार रस की, है ना। माधुर्य गुण में कौन कौन से रस की बात करी थी हमने, श्रृंगार की बात करी, करुण की बात करी हमने, है ना। उसके बाद में हमने जो है करुण रस के अलावा, श्रृंगार के अलावा जो है शांत रस की बात करी थी हमने, ना। तो ओज में कौन से रस की बात आएगी ज़्यादातर, ओज जो होगा वो वीर रस की कविता से भरपूर होगा, है ना। वीर रस जिसमें होगा वो कौन सी, जो वीर रस की कविता होंगी उसमें कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा। ओज का मतलब ही होता है हमारे अंदर जोश भर देना, है ना। हम किसी कविता को पढ़ के हम बहुत ज़्यादा जोश में आ जाएं, हमारे अंदर कोई आवेग बढ़ जाए। तो इस तरह की जो कोई कविता होगी वो ओज गुण से युक्त होगी। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज या तेज या उत्साह, हम किसी कार्य को कहते हैं ना, सैनिकों को कोई कविता सुना दी जाती है तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जोश से, है ना। कविता ऐसा काम करती है कि कायरों को भी वीर पुरुष बना देती है कविता सुन के। वो जो एक, जब हम आदिकाल पढ़ते हैं वीर गाथा काल में कि 12 बरस ले कूकर जिए, 13 बरस ले जिए सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। हेमचंद का जो छंद है, वो जो दोहा क्या कहता है कि 12 बरस ले कूकर जिए। अब देखिए इसमें कितना हो जाए, वो कह रहा है कि सैनिकों से क्या कह रहा है, अरे 12 बरस तो कुकर जीता है ना, कुत्ता जीता 12 बरस तो, और 13 बरस कौन जीते हैं, गीदड़ जीते हैं, सियार जो होते हैं गीदड़ जीते हैं, और 18 बरस कौन जीता है, जो क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय मतलब जो योद्धा होता है। क्षत्रिय यहाँ कोई जाति नहीं है, बल्कि जो युद्ध में सैनिक होता है, वो 18 बरस में अगर अपनी प्रसिद्धि के, अपने सारे कार्य, जो भी वो कार्य कर रहा है उसकी प्रसिद्धि नहीं होती, लोग उसे 18 साल की उम्र में जान जाने चाहिए। और बरस 18, आगे जीवन को धिक्कार है। अगर कोई 18 बरस से ज़्यादा जी रहा है तो क्या है, उसका जीवन बेकार है, वो तो व्यर्थ है, धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो एक प्रकार से हेमचंद किस बात की बात कर रहे हैं, जोश भर रहे हैं कि देखिए 18 बरस तक तो आप में वीरता आ जानी चाहिए, और यही सबसे बड़ा जोश गुण है, मतलब वीर कविता का। तो ओज गुण की बात हमने करी कि ये वीर में होगा, रौद्र में होगा, और बीभत्स रस के इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो रस इसमें वीर ही आएगा, और हम ओज गुण इन दोनों के अंतर्गत भी देख सकते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से वीर में होगा। फिर दंडी क्या कहते हैं। अब देखिए वीर रस को कैसे, ओज गुण को कैसे पहचानेंगे हम। ओज गुण को पहचानने के लिए समास युक्त, माधुर्य में तो समास का विरोध था कि समास नहीं होना चाहिए। ओज गुण में क्या होना चाहिए, समास होने चाहिए, समासों की अधिकता होनी चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक समास होंगे, वीर रस की कविता उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी सुनने में, पढ़ने में, है ना। संश्लिष्ट शब्द आपस में गुथे हों, जुड़े हों, संयुक्त अक्षर, माधुर्य में कह रहा था ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ओज में कह रहा है ये होने चाहिए, है ना। इस बिल्कुल आप एक किस्म से विपरीत समझ लीजिए। माधुर्य का जो है ओज वो उल्टा है, विपरीत है। टा वर्ग की ध्वनियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग इसमें होगा, और संयुक्त अक्षरों का आधिक्य होगा। संयुक्त आधिक्य मतलब अधिक से अधिक, संयुक्त जो जुड़े हुए शब्द होते, अक्षर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, और रेफ का प्रयोग हो। रेफ का मतलब होता है कि
किसी वर्ण के ऊपर जैसे अर्क, कर्क, कर्ण या वर्ण के ऊपर ये जो हम आधा रा लगा रहे हैं, ये जो ऊपर आधा रा है ये रेफ है। और ये नीचे भी प्रयोग होता है, जैसे का के नीचे है, वक्र में का से नीचे है, शुभ्र में भा के नीचे है, ये भाभट्टी भा के नीचे है, और तीव्र में जो है वा के नीचे है, वर्ग है ना। तो ये इसको रेफ कहा जाता है। समास की बाहुल्यता होनी चाहिए, ये बात होगी। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है इसका, हिमादितृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त में किस तरह की कविता लिख रहे हैं देखिए। अगर इसे जोश के साथ पढ़ा जाएगा तो कैसे आएगा, हिमादितृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कि ये एक जोश बढ़ रही है ना। कितने जो मतलब इसको कविता को पढ़ के ही जोश आ जाता है आदमी में, कि आदमी को क्या है, हमें आज़ादी पुकार रही है, हमें चढ़ना चाहिए आज़ादी की तरफ। हमारी भारत माता किस बात की बात कर रही है, ये स्वतंत्रता पुकार रही है, आज़ादी के लिए बना रही है ना। ये 1920 1930 वो जो 1934 का दौर जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे उस समय की बात है। तो उस समय में ये लिख रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अब आते हैं प्रसाद गुण की तरफ। प्रसाद गुण में देखो, अब तक जो हमने दो गुण पढ़े, पहला गुण पढ़ा हमने माधुर्य, और दूसरा जो हमने पढ़ा ओज। तो ओज में तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जोश की बात होनी चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसी धुनिया होनी चाहिए जो टावर की हो। और माधुर्य में क्या होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। माधुर्य क्या होगा, कोमल होगा। और ओज क्या होगा, उसमें जोश होगा। उसमें क्या होगा, जोश होगा, है ना। लेकिन जो प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण की क्या खासियत है, ये ऐसा गुण है जो दोनों ही लोग, दोनों के बीच की स्थिति है। ये ना तो ये बहुत कोमल है, ना ये बहुत ज़्यादा जोश वाला है, ये सामान्य है। और कैसा सामान्य है कि इसको पढ़कर, प्रसाद गुण को पढ़ के कोई भी अर्थ निकाल सकता है। जैसे बच्चे भी एक बार में सुन के कविता का अर्थ निकाल लें, उस तरह का जो गुण होता है वो प्रसाद गुण होता है ना। तो इसे प्रसाद को जो है ओज गुण का विरोधी माना गया है ना, बहुत सामान्य सा है, बीच का है ये। डंडी क्या कहते हैं इसके बारे में, कि इसे सुनते ही ऐसा है कि इसे सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है ना। मम्मट जैसे कहते हैं कि सूखे ईंधन में 1 मिनट में आग लग जाती है। मतलब कोई सूखी लकड़ियाँ हों, सूखे पत्ते हों, उनमें अगर आप अग्नि दे दो, आग दे दो, तो बस 10 सेकंडों में ही आग लग जाती है। और जैसे सूखे वस्त्र हों, कॉटन के सूखे वस्त्र हों, तो क्या होगा, सूखे अगर बिल्कुल कॉटन के कपड़े हों, उसमें तुरंत पानी में डालो, 1 मिनट में पानी फैल जाएगा उसके अंदर। तो वो क्या कह रहे हैं, प्रसाद गुण भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि सुख से अग्निवच्छ स्वच्छ जल, मतलब सूखी जो सुख है, ईंधन है उसमें, और जो स्वच्छ जल है उसमें सहज से, यहाँ मतलब बिल्कुल सामान्य से, जैसे सहज करेंगे वो व्याप्त हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, प्रसाद गुण है सर्वत्र। जो प्रसाद गुण होता है वो सभी जगह क्या होता है, विहित स्थित, जो है हर जगह फैल जाता है, स्थित हो जाता है, विहित हो जाता है, सर्वत्र जगह। मतलब ये संस्कृत का वो है, मतलब इसका सामान्य अर्थ ये हुआ कि जैसे जो सूखा ईंधन होता है और स्वच्छ कपड़े होते हैं, उनमें जल और आग जैसे आराम से फैल जाती है बड़े सहज रूप से, वैसे ही प्रसाद गुण क्या होता है, कविता में यूं ही व्याप्त हो जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रसाद गुण से युक्त जो कविता होगी उसे बहुत आसानी के साथ कोई भी समझ सकता है ना। जैसे नरेंद्र शर्मा की एक कविता है उदाहरण के तौर पे, कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। वो क्या कह रहा है, तू कुछ भी बन जा, बस कायर मत बन। कायर मतलब डरपोक, है ना, कि डरपोक मत बन, कायर मत बन, हर किसी से डर मत, ठोकर मार। अरे तू तेरे रास्ते में जो कुछ भी पड़ा है उसमें ठोकर मार दे। अब ना माथा क्यों पटक रहा है, माथा पटकने का मतलब है कि उदास होके क्यों बैठ रहा है, क्यों ये कह रहा है कि मुझसे ये काम नहीं होगा। अरे ठोकर मार, कर इस काम को। तेरी राह रोकते पाहन, पाहन मतलब होता पत्थर, कि तेरी राह को जो है ये पत्थर रोक रहे हैं, इन पत्थरों को ठोकर मार दे, इन पे माथा मत पटक। माथा पटकेगा तो क्या होगा, तू मर जाएगा। इसलिए इन पत्थरों को अपने रास्ते से ठोकर मार के हटा दे, इससे क्या होगा, ये तेरा रास्ता साफ हो जाएगा। कायर मत बन,
ठोकर मार के बहादुर बन, कायर मत बन। तो बड़ी आसान सी कविता है, कोई भी इस कविता को आसानी से समझ लेगा। जैसे एक ये कविता ये मतलब नरोत्तम दास की कविता है। और सुदामा आते हैं भगवान कृष्ण से मिलने। सुदामा कृष्ण के मित्र थे बचपन के, एक ही आश्रम में रह के पढ़े थे, साथ में विद्या हासिल की थी। सुदामा जो थे वो गरीब रह गए, कृष्ण जो है द्वारका के राजा बन गए। तो सुदामा अपनी पत्नी से कहते थे कि जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, ये जो राजा हैं द्वारकाधीश, द्वारका के जो राजा हैं कृष्ण, ये मेरे मित्र हैं बचपन के। तो उनकी बीवी कहती थी अगर आपके मित्र हैं तो जाओ उनसे कुछ ले आओ, हम इतने गरीब हैं। तो इस पत्नी के कहने पे वो अपने मित्र से मिलने जाते हैं। तो तभी का ये वर्णन किया है नरोत्तम दास ने कि जब वो कृष्ण की नगरी में पहुंचते हैं और द्वार पे पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, और उनकी खबर को जो है द्वारपाल जो है भगवान कृष्ण के पास तक ले जाता है और कहता है कि शीश पगा न जगह तन पे प्रभु, कि हे प्रभु उसके सर पे, शीश पे, पगा मतलब कोई पगड़ी नहीं है, जगह तन पे, उसके तन पर कोई कपड़ा भी नहीं है। हे प्रभु जाने को आही, जाने मतलब जाने कहाँ से आया है, बसे के ही ग्रामा, देखने में ऐसा लगता है कि किसी ग्राम का रहने वाला है, शहर का नहीं बल्कि कोई ग्रामवासी है, गांव का रहने वाला है। धोती फटी लपटी दुपटी, मतलब उसकी धोती जो है फटी सी है और उसने एक ऊपर दुपट्टा सा लपेट रखा है। अरुपाएँ उपान नहीं समाया, अरुपाएँ मतलब उसके पैरों में उपाहन मतलब जो पैरों में पहनने की जूती होती है वो भी नहीं है। द्वार खरो दुज दुर्लभ एक, द्वार पे कोई एक ब्राह्मण दुर्लभ बड़ा कमज़ोर सा ब्राह्मण खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा विरामा, और चकित होकर इस वैभव को देख रहा है जो आपका वैभव है। पूछत दीन दयाल को धाम, ये दीन दयाल को धाम पूछ रहा है। धाम मतलब होता है घर, यानी नगरी, यानी आपका जो पता है वो पूछ रहा है। दीन दयाल मतलब हे भगवान, आपका जो दीन दयाल भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आपका जगह, आपका घर पूछ रहा है, आपका जो है पता पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, वो सुदामा बता रहा है। तो देखिए कितनी आसान सी कविता है, बस इसको पढ़ो और आराम से अर्थ क्लियर हो जाता है। तो इस तरह का जो गुण है ये प्रसाद गुण है। कितना टाइम हुआ? अगली क्लास का टाइम हो गया। कल भी हम यहीं पे आके रुक गए थे। कल की क्लास को दोबारा, क्योंकि कल लोग जुड़े नहीं थे इसलिए इस क्लास को दोबारा किया है। काव्य गुण तो काव्य दोष फिर हम कल ही पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत है, और इनको काव्य गुण से इतना प्रश्न नहीं बनते एग्ज़ाम में। प्रश्न जो बनते हैं वो काव्य दोष से बनते हैं। तो काव्य दोष पे हम कल विस्तार से और अच्छे से आपको याद रह जाए, कल सीधा हम काव्य गुण पे काव्य दोष पे बात करेंगे। और काव्य दोष में ही प्रश्न आते हैं काव्य गुण से अधिक। ठीक है, ठीक है बच्चों? सर जी जी सर, मेरे कुछ प्रश्न हैं जी जी। आपने जो अभी काव्य गुण पढ़ाए हैं, जी तो इसके आधार पर अगर प्रश्न पेपर वन में तो पेपर वन के प्रश्न में तो मल्टीपल चॉइस है, लेकिन पेपर टू के प्रश्न में हमें लिखनी होती है, डिस्क्रिप्टिव है। हाँ तो काव्य गुण के अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाएंगे कि काव्य गुण की सामान्य परिचय दीजिए, हाँ या काव्य गुण की विवेचना कीजिए, तो ठीक। इसमें किन किन मुख्य बिंदु का हमें डालना होगा? देखिए, जब अगर वो आपसे पूछता है कि काव्य गुण का सामान्य परिचय दीजिए, तो सामान्य परिचय में आपको बताना है कि बात ये करनी है कि काव्य गुण जो है, काव्य गुण का मतलब, गुण का अर्थ क्या है, गुण के बारे में बताना है कि गुण का मतलब ये होता है कि वो श्रुति सुनने में जो मीठा लगे, है ना, जो कविता का सौंदर्य बढ़ा दे, कविता को और अच्छी कर दे। आपको इस तरह से एक अपनी बात कहनी है। इसके बाद ये बताना है कि गुण के बारे में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, अब आपको वो मत नहीं समझाने, बस आप इतना बता देना। वो सामान्य परिचय पूछ रहा है, आपसे विस्तार नहीं पूछ रहा। तो सामान्य परिचय में आपको ये बता देना है कि काव्य के बारे में सबसे जो काव्य गुण है उसकी जो बात करते हैं सबसे ज़्यादा वो वामन करते हैं। और इसके साथ में जो दूसरी बात आपको बतानी है वो ये बतानी है कि वामन, दंडी और भोज, ये लोग काव्य गुणों की कितनी संख्या मानते हैं। और आपको आगे बताते हुए ये बता देना लास्ट में कि काव्य गुण मुख्य रूप से 3 है। पहला गुण कौन सा है? माधुर्य। दूसरा कौन सा है? ओज। और तीसरा कौन सा है? प्रसाद। ये तो सामान्य परिचय है ना। ये अगर आपका ये सवाल डिपेंड करता है कि वो कितने शब्दों में आपसे मांग कर रहा है प्रश्न की, है ना। अगर वो शब्द ज़्यादा मांगेगा, मानो अगर वो 50 शब्दों में बात कर रहा है तो 50 में ही बात आ जाएगी।
और अगर वो कह रहा है कि आप 150 शब्दों में लिखिए, तो फिर आप माधुर्य गुण को, प्रसाद गुण को और जो है ओज गुण का थोड़ा सा आप उसको विस्तार दे सकते हैं, है ना। अब कोई कह रहा है कि आपसे वो कर रहा है कि 500 शब्दों में लिखिए, तो 500 शब्दों में जब लिखेंगे तो आप माधुर्य गुण को समझाते हुए उसका उदाहरण देते हुए बताएंगे और उसमें बताएंगे कि उसकी पहचान कैसे करते हैं हम। यानी आप माधुर्य गुण लिखते हुए कि माधुर्य गुण क्या है ना, ये कैसे मधुर है, कैसे कविता का सौंदर्य बढ़ाता है ना। फिर आप ये भी बताते हुए कि इसमें कौन कौन से वर्ग के कौन कौन से अक्षरों का समावेश होता है, किन अक्षरों का इसमें जो है एक किस्म से वर्जन है, मतलब वर्जित हैं, वो नहीं होने चाहिए, टावर्ग नहीं होना चाहिए, ये बताते हुए फिर आपको एक उदाहरण रखते हुए अपनी बात को ख़त्म कर देना है। ये इस तरह से आपको बात रखनी है। अभी जब हम ये एग्ज़ाम आपको ये ऑब्जेक्टिव एक किस्म से पढ़ा देंगे तो मैं 4-5 क्लास इस तरह की लूँगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के पूरी तरीके से समझाऊँगा कि देखिए अगर हमें कोई प्रश्न जो सेकंड पेपर है वो कैसे करना है, इसकी बात हम वहाँ पे आपको मैं अच्छे तरीके से लिख के ये बात पूरी तरीके से आपके सामने लाइव ही यहाँ पे लिख के प्रश्न कैसे लिखा जाता है इस बारे में और अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपको आगे लिखने में और आसानी हो। और मैं इस चीज़ के खुद से नोट्स भी बना के, संक्षिप्त नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि 1-2 प्रैक्टिस आप कर सकें। ठीक है। और जी सर, अगर प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, काव्य गुण की विवेचना कीजिए, हाँ, तो इसमें किस प्रकार से हम देखो इन लोगों को डालेंगे? देखो विवेचना का मतलब, देखिए विवेचना और सामान्य परिचय, आप इसमें कंफ्यूज और डरे नहीं। सामान्य परिचय का मतलब होता है वो आपसे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में पूछेगा कि गुण क्या होते हैं, सामान्य परिचय। और विवेचना का अर्थ ही ये हो गया कि आप उसमें पूरा विवेचन कर रहे हैं, कि जैसे माधुर्य गुण लिख दिया आपने, तो माधुर्य गुण के बारे में मम्मट ने क्या कहा, है ना। जैसे अभी हमने आपको बताया कि डंडी कहते हैं कि वो जो है सुनने में जो है अच्छा हो, या फिर हम जैसे और लेखकों की बात कर रहे थे, राइट, आचार्यों की, तो वो जो विवेचन का मतलब ही होता है कि उस चीज़ को आप थोड़ा विस्तार से समझाएं, है ना, उस पर विवेचन करें, है ना। सामान्य परिचय का मतलब होता है विवेचन का, जब बात आएगी तो वो थोड़े शब्द ज़्यादा मांग करेगा आपसे, यानी आपको डिटेल में उस बात को बता देना है बस। जी, और आपने जो आचार्यों के जो सूत्र बताए हैं, क्या हमें उसे व्याख्या नहीं करने हैं प्रश्नों में? देखिए मैंने अभी आपको समझाता हूँ, चलिए। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाता है, इतनी बड़ी ये जो पीपीटी है या ये जो पीडीएफ है, ये लगभग काव्य दोष के, काव्य गुण के आधे के बारे में। मान लो आपसे वो पूछता है कि काव्य विवेचन कीजिए 50 शब्दों में, तो आप ये बताइए 50 शब्दों में आप कितना लिखेंगे। आप सीधे तौर पे बता सकते हैं बस इतना कि काव्य गुण का अर्थ क्या होता है, कि ये दोष है, अभाव हो जिसमें, जो शोभाकारी हों, जो आकर्षक धर्म हो, है ना। आप ये छोटी सी बात कह सकते हैं। इसके बाद इतनी बात इसमें लिख सकते हैं कि भरत मुनि इसको काव्य दोष को जो है विपर्य गुण मानते हैं। ठीक है। अब आप सिर्फ सामान्य परिचय में ये सब नहीं लिखेंगे, ये नहीं बढ़ाएंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताएं ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकें, आपको विवेचन करना हो तब इन चीज़ों को जोड़ें, है ना। मानो इतना लिख दिया है, फिर आपको ये एक ज़रूरी बात लगी है कि गुण की प्रतिष्ठा आचार्य कौन करते हैं, वामन करते हैं। ठीक है। आप जो है अब वामन की बात करते हैं, तो आप सामान्य परिचय में मुझे नहीं लगता आपको ये लिखना चाहिए, लेकिन अगर विवेचन देना है तो आपको इस परिभाषा की बात कर देनी चाहिए। ठीक है। इसको समझाते हुए उसमें आपको कुछ नहीं लिखना, बस ये बताना है कि वामन के अनुसार, वामन कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, यानी जो गुण होते हैं वो काव्य के मूल शोभा कारक सौंदर्य तत्व हैं। यानी काव्य को आप अपने शब्दों में इसको ऐसे समझा दें कि ये जो गुण है वो क्या है, ये धर्म किस चीज़ के धर्म है, गुण का धर्म क्या है। गुण का धर्म ये है कि ये काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। आप अपने शब्दों में इस तरह से आसानी से इसको समझा देंगे। ठीक है। मानो एक परिभाषा आप व्याख्यात कर दीजिए विवेचन के, तो ये शब्दों की मांग के अनुसार आप में डिपेंड करेगा कि वो कितने शब्दों की मांग कर रहे हैं, यानी आप महत्वपूर्ण बातों को कह जाएं। ठीक है। अभी वो आपसे कह रहा है कि विवेचन, मानो आपसे वो ये कहता है कि माधुर्य गुण की विवेचना करते हुए माधुर्य गुण का उदाहरण दीजिए, है ना। ऐसे एक शब्द प्रश्न आ जाता है, तो अब आप पहले गुण बताएंगे और फिर माधुर्य गुण का क्या उदाहरण है, माधुर्य गुण क्या होते हैं, इस बारे में बातचीत करते हुए, ओज गुण का कोई उदाहरण देते हुए आप बात बताइए। तो ओज गुण क्या है और उसका क्या उदाहरण हो सकता है, ये आप बात रखेंगे। ठीक है। अभी आप इसको थोड़ा ज़्यादा परेशान ना हो, अभी मैं इसको जो है आपको और अच्छे से लिख के पूरा, जब
हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो तब जो सब्जेक्टिव होगा ना उस पर हम एक बार बातचीत करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, इस बारे में मैं समझाऊंगा आपको। जी जी 2018 के प्रश्न पेपर के अनुसार जी उस प्रश्नों में संख्या नहीं दी गई है, कितने 50 संख्या लिखने हैं, नंबर लिखने हैं, 100 नंबर लिखने हैं, केवल उसके अंक दिए गए हैं, हाँ 5 अंक 10 अंक। तो अंक के अनुसार 5 अंक में हमें कितने पेपर लिखने होंगे? आपको कुछ इसके देखो इसमें इसके बातचीत विषय में करेंगे, हम थोड़ा देखेंगे इसको कैसे करना है पूरा। हम एक ऑल एवरेज लेंगे कि कितना समय होता है और कितने प्रश्नों में आपसे कितने घंटे में कितनी मांग की जाती है, उसी अनुसार फिर हम इसका पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे इसको बाद में ना। अभी जैसे अगली क्लास हो सकती है किसी का और कोई ज़रूरी सवाल है तो पूछें, ठीक है। थैंक यू। क्या नाम था आपका? कीमे। थैंक यू। आप अभी आपकी समस्या और भी अगर कुछ होगी इस बारे में और अच्छे से हम बातचीत करेंगे, ठीक है ठीक है, जी। धन्यवाद। वेलकम। और किसी का प्रश्न? ठीक है, चलिए फिर आपकी दूसरी क्लास भी होगी। आप हम काफ़ी क्लास का समय ले चुके हैं, सर ने कहा है कि आप और भी क्लास होती हैं, क्योंकि आज हमें ये कम से कम ये ख़त्म करना था। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं ना। जी ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम।